Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am teaching you guys physics. So my dear children, आज के दिन में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन. बेसिकली ये फ्रिक्शन आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का मतलब आप जानते ही हो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब फोर्स. ओके, फोर्स ये सब चीज़ें जब सॉलिड्स के अंदर एक्ट होती है तो उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो स्टडी होती है फ्रिक्शन के अंदर. तो हम लोग आज के दिन में स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन टॉपिक के साथ. सबसे पहले हम लोग है ना उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद फ्रिक्शन मैं आप लोगों को आपका एक छोटा सा नॉलेज में आप लोगों का नॉलेज में बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ्रिक्शन जो होती है, फ्रिक्शन बेसिकली क्या होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. फ्रिक्शन बेसिकली होती है ऑपोजिशन. मतलब इमेजिन कीजिए आप, ये एक सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर आपने कोई भी चीज़ रखा, फॉर एग्जांपल ये मार्कर रख दिया, ये मार्कर रखा और ये मार्कर को आप मूव करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कुछ ना कुछ तो आवाज़ आ रही है, घिर 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 के आवाज़ आ रही है. ये आवाज़ क्यों आती है? बिकॉज जब भी हम मूव करवाने की कोशिश करती है सरफेस, इसका सरफेस और बोर्ड का सरफेस आपस में पकड़ के रखने की कोशिश करती है, थोड़ा सा रोकने की कोशिश करती है. ओके, ये रोकने की जो कोशिश है, इस कोशिश को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन. आवाज़ के अलावा आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो घिसने का आवाज़ जितना ज़्यादा आता है उतना थोड़ा आपको भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है मार्कर को मूव करवाने के लिए. ये सिर्फ बोर्ड पे ही नहीं भाई, कोई भी सरफेस पे अगर आप कोई भी चीज़ को मूव करवाने की मतलब घिसवाने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. देयर इज ऑलवेज एन ऑपोजिशन विच यू आर एक्सपीरियंसिंग. दैट ऑपोजिशन विच इज जनरेटेड बाय द सरफेस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. ओके, अब ये फ्रिक्शन जो होती है, जो एक्ट होती है, वो फोर्स के फॉर्मेट में हम उसको कैलकुलेट करते हैं. हाँ भाई, जो भी ऑपोजिशन आ रही है वो एक फोर्स है, क्योंकि हम फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो हमारे फोर्स को अगर कोई और अपोज कर सकता है तो ऑब्वियसली वो भी तो फोर्स ही होना चाहिए. तो फ्रिक्शन को भी हम लोग फोर्स की तरह ट्रीट करते हैं. तो फ्रिक्शन इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन हैपनिंग बिटवीन द सर्फेसेस. तो फ्रिक्शन का बेसिक जॉब क्या है? टू स्टॉप, ओके, या फिर टू ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस. ओके, सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के बारे में अगर बेसिक आइडिया अगर आपको देना है तो फ्रिक्शन इट इज अ फोर्स which opposes the relative motion between any two surfaces. Okay, मतलब एक सरफेस काफ़ी नहीं है. मतलब इट्स लाइक फ्रिक्शन होता क्यों है? मार्कर का लोअर सरफेस एंड ये बोर्ड का अपर सरफेस दोनों के मुलाकात होने की वजह से फ्रिक्शन होती है. मतलब दोनों सरफेसेस का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है फ्रिक्शन को क्रिएट करने में. ओके, सो फ्रिक्शन जो होती है वो दोनों सरफेसेस की वजह से होती है. ओके, ये एक पॉइंट होता है. दूसरा पॉइंट, मैं फ्रिक्शन के बारे में एक और चीज बोल सकता हूं. इट इज अ सेल्फ adjusting force. It is a self-adjusting force. और उसका एक ही गोल होता है, to always make sure that the motion is not happening. The relative motion, मतलब see, फ्रिक्शन डजंट केयर अगर ये बोर्ड है, ये मार्कर है, मार्कर और बोर्ड एक साथ मूव हो, दैट फ्रिक्शन डजंट केयर. बट मार्कर और बोर्ड आपस में मूव ना हो, दैट इज द ओनली कंसर्न ऑफ फ्रिक्शन. इसी वजह से फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोजेस ओनली द रिलेटिव मोशन बिटवीन मार्कर एंड बोर्ड, नॉट द कंबाइंड मोशन. कंबाइंड मोशन तो फर्क ही नहीं पड़ता उसको, बट आपस में मूव नहीं होनी चाहिए, बस उतना ही उसको देखना है. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. मतलब अभी फ्रिक्शन ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई फ्रिक्शन 5 न्यूटन फिक्स रहेगा, 4 न्यूटन फिक्स रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता. उसका डायरेक्शन हमेशा राइट की तरफ रहेगा, हमेशा लेफ्ट की तरफ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता. इमेजिन कीजिए आपके सामने एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एक टेबल पे रखा है. ओके, ये टेबल और ब्लॉक का सरफेस है, कंबाइंड सरफेस. मान लीजिए ये ब्लॉक को अगर आपने उस तरफ मूव करवाने की कोशिश करे तो फ्रिक्शन जो है ना वो इस तरफ एक्ट होगी. मतलब व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन द राइट हैंड साइड, द फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सिमिलरली इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन द फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द राइट हैंड साइड. इट्स अंडरस्टूड. So what I'm trying to say, that force can change its direction by itself. मतलब आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, आप जिस भी डायरेक्शन पे रिजल्टेंट फोर्स देने की कोशिश करेंगे
उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इट्स नॉट इवन डिपेंडिंग ऑन फोर्स, मैंने फोर्स करके नहीं बोला, मतलब मूवमेंट जिस तरफ होने की कोशिश कर रही है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शन हमेशा ही अपना फोर्स एक्सर्ट करती है। दैट मीन्स वो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकती है, इसीलिए बोला है सेल्फ एडजस्टिंग। डायरेक्शन ही नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लीजिए इस बॉडी को राइट हैंड साइड की तरफ एकदम हल्का सा ही पुश किया, मान लीजिए 1 न्यूटन के फोर्स से पुश किया, तो फ्रिक्शन जो ओपोज करेगा वो भी 1 न्यूटन से ही ओपोज करेगा। फ्रिक्शन को अगर मान लीजिए फ्रिक्शन का कैपेसिटी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन तक तो वो ओपोज कर ही सकता है आपने, लेकिन अगर 1 न्यूटन दिया तो वो भी रिटर्न में 1 न्यूटन ही देगा, ताकि 1 और 1 कैंसिल होके बॉडी उधर ही रहे, बॉडी मूव ना हो। मान लीजिए आपने 2 न्यूटन दिया तो फ्रिक्शन भी कितना देगा, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन देगा, क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ कैंसिल करवाना चाहता है, आपसे ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता है वो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने 2 दिया तो अभी रिटर्न 4 देगा, ऐसा कुछ है नहीं उसको। वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहता है कि मूवमेंट ना हो। तो मूवमेंट कब नहीं होगा, जब आपका फोर्स कैंसिल होगा, तो आपके फोर्स को कैंसिल ही करने की कोशिश करेगा। आप 3 न्यूटन दे दीजिए वो भी 3 ही देगा, आप 4 दीजिए वो भी 4 देगा, आप 5 दीजिए वो भी 5 ही देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, डेफिनेटली फ्रिक्शन का एक अपर लिमिट होता है। अगर अपर लिमिट उसका 5 है तो 5 के ऊपर अगर आपने फोर्स दिया 6 न्यूटन दिया तो रिटर्न वो 6 नहीं दे पाएगा, रिटर्न फिर वो 5 ही देगा। देन क्या हो गया, आपका 6 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कम्पेयर टू द फ्रिक्शन 5 न्यूटन, तब जाके बॉडी मूव होना शुरू होगा, तब जाके फ्रिक्शन के बावजूद भी हम लोग बॉडी को मूव करवा पाते हैं। अदरवाइज अगर हमेशा ही फ्रिक्शन जीतता, अगर हमेशा ही फ्रिक्शन सक्सेसफुल होता, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ हम लोग मूव नहीं करवा पाते, बिकॉज एवरी टाइम देयर इज अ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, दैट मीन्स नो बॉडी कैन मूव। सिंस वी आर एबल टू मूव द बॉडी, हम बॉडी को मूव कब करवा पाते हैं, जब हम फ्रिक्शन का जो भी अपर लिमिट होता है उस अपर लिमिट के ऊपर हम सक्सेस तब होते हैं जब हमने फ्रिक्शन के अपर लिमिट के ऊपर का फोर्स अगर हमने अप्लाई किया उसके ऊपर, तब जाके वी विल गेट अ सक्सेस, वी विल बी एबल टू गेट अ सक्सेस इन मूविंग एनी पर्टिकुलर बॉडी। So in short what I'm trying to say, the friction is nothing but a self adjusting force which can adjust its magnitude as well as its direction just to make sure that the body is not moving. I believe I'm very much clear in this topic. I'll do one thing. चलो भाई इसको इरेज कर दिया। अब चलो नेक्स्ट सीखते हैं। फ्रिक्शन के बारे में एक बेसिक आइडिया तो हमें मिल ही गया है, अब देखते हैं ये फ्रिक्शन होता कैसे है। स्पीकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन होता है 2 रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन होता है इररेगुलरिटीज। ओके, द फ्रिक्शन occurs or exists due to irregularities between the surfaces in contact। मतलब अगर 2 surfaces contact में है, अगर वो दोनों surface के बीच में smooth नहीं है, there will be an irregularity। irregularity होगा तो उनके बीच में friction होगा। कैसे friction होगा, I'll tell you। मान लीजिए ये एक ब्लॉक रखा है आपने एक टेबल के ऊपर। सी हम जब देखेंगे तो बस इतना ही है, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन इस चीज़ को ज़रा सा जूम करके देखते हैं। ये रहा यहाँ पर, इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक का सरफेस है, ये टेबल का सरफेस है। सो ये देखकर हम समझ जाते हैं कि द सर्फेसेस आर नॉट स्मूथ। हमें बाहर से देखते तो स्मूथ लगता है, लेकिन अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली अंदर की तरफ घुस के देखेंगे तब समझ में आता है दे आर नॉट स्मूथ, दे आर नॉट स्मूथ। मतलब ऐसे अगर 2 सर्फेसेस है तो 2 सर्फेसेस सिंपली ऐसे नहीं होते, बल्कि उनके बीच में छोटा सा गैप होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे इरेगुलरिटी, सर्फेस नीचे है, फिर अंदर की तरफ घुस रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर अंदर की तरफ घुस रहा है, ऐसा। सो ये दोनों सर्फेस पे होता है। सो जब भी कोई 2 बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना, इनके बीच में एक इंटरलॉकिंग होती है, कि इनके बीच में ये इरेगुलरिटी के बीच में एक इंटरलॉक हो जाता है। ये लॉक अगर बैठ गया तो सीधी सी बात है यार, अभी मूव करना इतना इजी होगा क्या, नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आपने मूव करवाया अभी तो अगले लॉक पे बैठ जाएगा, वापस मूव करवाया अभी अगले लॉक पे बैठ जाएगा। सो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू मूव, एवरी टाइम दे आर ट्राइंग टू लॉक विद ईच अदर। सो ये कोशिश लॉक होने की वजह से इट इज बिट डिफिकल्ट टू मेक श्योर ऑफ रिलेटिव मूवमेंट टू हैपन बिटवीन देम। दिस काइंड ऑफ ऑपोजिशन व्हिच इज फेस्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। सो मैं बोलूंगा फ्रिक्शन occurs due to the interlocking between the irregularities
of both surfaces. So this is one reason why friction occurs. Friction is what? Basically opposition. This is one reason why it is difficult for us to move the objects, move any surfaces between them. So this opposition contributes towards the friction. It contributes. मतलब this is only one reason. This is not the whole and sole reason नहीं है ये. This is only one reason. ओके आप एक काम कीजिए, इसको ज़रा वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर. आई बिलीव आपका हो गया है. सो नेक्स्ट रीजन, सी फ्रिक्शन होने का ओरिजिनल फ्रिक्शन का सिर्फ एक रीजन है, इंटरलॉकिंग. द सेकेंड रीजन इज समथिंग एल्स. द सेकेंड रीजन ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके वजह से भी होती है. मतलब क्या होता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू आर कीपिंग अ ब्लॉक ऑन अ टेबल, ये ब्लॉक एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ये टेबल अनदर सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये दोनों सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सो इट विल बिहेव एज इफ दो मैग्नेट्स आपस में चिपके हुए रहेंगे. तो मैग्नेट्स को आपस में मूव करवाना ईजी होगा क्या? इट विल नॉट बी ईजी. अगर चिपके नहीं है तो उनको मूव करवाना फिर भी ईजी होता है, लेकिन अगर चिपक गए हैं मैग्नेट्स तो उनको मूव करवाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. दिस डिफिकल्टी is contributed over here. Same difficulty यहाँ पर भी होगा. अगर आप उसमें चिपके हैं तो प्रॉब्लम है. And every time they stick together. Every time they stick together because it is the property of molecules कि वो एक दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दो टाइप के होते हैं. ओके उसके बारे में अगर मैं बोलूँ, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स. शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब अगर नजदीक आए दो मॉलिक्यूल्स तो ही वो फोर्स एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज वो फोर्स नेग्लिजिबल होता है. शॉर्ट रेंज फोर्स रेंजिंग अप टू 10⁻⁹ मीटर. मतलब नैनोमीटर्स में ही उनका डिस्टेंस. मतलब अगर 10⁻⁹ मीटर के आसपास अगर उसका रेंज आया तो ही वो आपस में अट्रैक्ट होती है, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होती है. अभी अट्रैक्शन भी दो टाइप के अट्रैक्शंस होते हैं. अगर सेम सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स नजदीक आए तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको अलग नाम से बुलाया जाता है. डिफरेंट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर नजदीक आए तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको अलग बोला जाता है. ओके तो सेम सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सेम सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स नजदीक आने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दे आर कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट ऑकर्स या फिर इट एग्जिस्ट बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंड दूसरा टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है adhesive फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट इज ADHESIV, adhesive फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके दे occur between different types of molecules. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, दो डिफरेंट मटेरियल्स नजदीक आएंगे तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं adhesive फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यही सेम प्रिंसिपल की वजह से ग्लू को हम लोग adhesive बोलते हैं, क्योंकि ग्लू एक सर्टेन मटेरियल होता है और दूसरा जिस भी चीज़ के साथ ग्लू को हम लोग लगाते हैं वो अलग मटेरियल होता है, लेकिन वो लोग दोनों आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं adhesive फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसी में से उसका भी नाम आया है adhesive. ग्लू को इसीलिए हम लोग adhesive बुलाते हैं. सो दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई फ्रिक्शन occurs, because when they attract each other it is difficult to make movement between them, relative motion between them. So I request you guys to please pause the video and make a note of it. आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया है. सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ने फ्रिक्शन चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लिया है कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे होता है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है और क्यों होता है. दो रीजंस की वजह से होता है. एक तो इंटरलॉकिंग की वजह से होता है और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है. सो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा. अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर के आगे और भी सिखाऊंगा कि फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. बहुत सारी चीज़ों को हम लोग और सीखने वाले हैं. सो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर ज़ीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. टेक केयर, बाय बाय.